हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा क्लोज पैसेज। इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। बेसिकली जब बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक मिल जाते हैं तो क्लोज पैसेज बन जाता है। ये हर एग्जाम में आता है। कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा बच्चे रोते हुए आते हैं वो क्लोज पैसेज के अंदर आते हैं। उनकी एक ही शिकायत रहती है कि सर एक फिल इन द ब्लैंक दिया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और समझ में नहीं आ रहा कौन सा भरें। ऐसा लगता है चारों ही भर सकते हैं। कई बार कहते हैं कि ऐसा लगता है सर कि फिल इन द ब्लैंक में चारों में से एक भी नहीं भरा जा रहा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि ऐसा लगता है चारों ही आ सकते हैं, क्या भरें, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, क्लोज पैसेज कोई अलग से चैप्टर नहीं है। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्लोज पैसेज कोई अलग से टॉपिक नहीं है। फिल इन द ब्लैंक कोई अलग से नहीं पढ़ने होते। फिल इन द ब्लैंक ग्रामर ही होती है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो मतलब समझ लीजिए क्लोज पैसेज एक बच्चों का खेल है आपके लिए। क्लोज पैसेज का वीडियो आपको सबसे पहले नहीं देखना है। क्लोज पैसेज का वीडियो आपको पहले सारे वीडियोस देखने हैं, उसके बाद देखना है। यानी आपको पहले नाउन से शुरू करना है, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब इतना हो जाए उसके बाद क्लोज पैसेज करने की सोचना, और उससे पहले टेंसेस भी देखना। क्लोज पैसेज आपको सबसे आखिर में करना होता है, क्योंकि क्लोज पैसेज कुछ नहीं है, पूरा ग्रामर का समावेश है। जितनी भी ग्रामर है, जितनी कंप्लीट 0 से 100 क्लोज पैसेज में इकट्ठी हो जाती है। इसलिए मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि ग्रामर आती है नहीं और ग्रामर की प्रैक्टिस करते नहीं है। और बाद में फिर क्लोज पैसेज का मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। इसलिए मेरा क्लोज पैसेज पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं क्लोज पैसेज में थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा बातें करता हूँ। क्लोज पैसेज में मैंने इतना पिछले एग्जाम ऑब्जर्व भी किए हैं, पेपर के पैटर्न देखे हैं, पेपर खुद बनाए हैं, पेपर खुद लिए हैं, सेमिनार दिए हैं, प्रेजेंटेशंस दिए हैं। और क्लोज पैसेज में मैंने एक चीज़ नोट की है, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितने तरह के रेंज ऑफ क्वेश्चन कवर करोगे, उतना अच्छा रहेगा। इनफैक्ट फिल इन द ब्लैंक भी कई पेपर हैं, उनमें फिल इन द ब्लैंक के नाम से अलग से क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 नंबर के। और क्लोज पैसेज अलग आता है, 5 नंबर का, 10 नंबर का। तो ये इंग्लिश में आप 50 में से 10-15 नंबर तो ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें क्लोज पैसेज की जो भूमिका है बहुत ज़्यादा है। कई बार तो 2-2, 3-3 क्लोज पैसेज आते हैं, यानी कि 30 नंबर, 20 नंबर। तो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम, लेकिन क्लोज पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें ट्रिक्स बताऊंगा एक तो आपको, और एक रूल्स बताऊंगा। और थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एग्जॉस्ट करना, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी संभावनाएं हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रामर वाले क्लोज पैसेज कैसे टैकल करते हैं, वोकैब वाले कैसे टैकल करते हैं। और जहाँ संभव हुआ आपको रूल्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसमें इतनी आसानी से आपको देख के समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ग्रामर के वीडियो अच्छे से देखे हैं तो फिर भी आप लगभग 50% अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज में याद रखना है आपको, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक आते हैं। और फिल इन द ब्लैंक में कई तरह के फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं, वोकेबुलरी से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी नाउन से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। बस उनको मिक्स कर देंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक बना देंगे, एक पैसेज बना देंगे और वो बन गया क्लोज पैसेज। तो फिल इन द ब्लैंक या क्लोज पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, तो रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको क्लोज पैसेज क्यों बोलते हैं ये भी समझना जरूरी है। क्लोज पैसेज को क्लोज पैसेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। सिंपल एज दैट। आपको एक पैराग्राफ एक तरह से क्लोज करना है तो इसके अलग अलग मीनिंग है। आई प्रेफर कॉफी डैश टी, 4 ऑप्शन हैं आपके, टू, देन, ओवर या प्रायर। मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। प्रेफर का मतलब होता है जब आप के पास 2 चॉइस हैं और आप उनमें से एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरे की बजाय। तो आपको क्या पसंद है ज़्यादा, कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी, क्योंकि पहले लिखा है आई प्रेफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। कॉफ़ी किसके ऊपर प्रेफर करता हूँ? चाय के ऊपर। अब हिंदी में एक बात तो आपको याद रखनी है, कभी भी इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करके ठीक नहीं करना। क्योंकि अगर आप बोलेंगे मैं हिंदी में बोलेंगे तो कई मीनिंग निकल सकते हैं फिर इसके। जैसे अगर आपने मान लीजिए हिंदी में बोला कि मैं कॉफ़ी के ऊपर चाय प्रेफर करता हूँ, तो हिंदी में बोलेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में अगर आपने बोला तो इसका मीनिंग कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए कभी भी अपनी मातृभाषा कभी भी हिंदी में अनुवाद नहीं करना है, इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने दीजिए। और ये आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी, अब इसमें 90% बच्चे लिखते हैं आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी। क्यों? क्योंकि वो हिंदी की आदत बनी हुई है। मैं कॉफ़ी को चाय के ऊपर पसंद करता हूँ, यानी चाय के ऊपर प्रेफरेंस देता हूँ, तो ऊपर मतलब ओवर। ऐसे नहीं होता ये क्लोज पैसेज। और इसमें क्या भरेंगे आप? याद रखिए, प्रेफर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हमेशा टू लगता है, तो आप भरेंगे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। अब इसमें 10% बच्चे लगभग ये गलती करते हैं, देन लगा देते हैं। क्योंकि जब भी मैं 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनता हूँ तो मैं अक्सर देन लगाता हूँ। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो देन लगाता हूँ। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन प्रेफर शब्द है, प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं लगता, प्रेफर के साथ लगता है टू। आप बोलेंगे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। अब ये जो क्लोज पैसेज का ये फिल इन द ब्लैंक था, ये प्रेपोजिशन बेस्ड था, यानी ग्रामर बेस्ड था।
इस तरह से कुछ भी आ सकता है, कोई क्लोज पैसेज का कोई रूल नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम सिर्फ अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं क्लोज पैसेज को करने के, और कैसे? एग्जाम्पल कर करके। चलिए देखिए, ये एक टिपिकल क्लोज पैसेज का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है। डैश ऑफ बीइंग पुअर ही नेवर लुक्ड सैड। गरीब होने के बावजूद वो कभी भी दुखी नहीं रहता था, कभी भी दुखी नहीं दिखता। बावजूद के लिए चार शब्द हैं। अब देखिए, डेस्पाइट, इंस्पाइट, हावेवर और नेवरदलेस। अंग्रेजी में चारों का मतलब ही होता है बावजूद। अब यहां पे मुझे बोलना है गरीब होने के बावजूद, तो क्या मैं चारों शब्द लिख सकता हूं? कैसे डिसाइड करूं? क्योंकि चारों का मतलब है बावजूद। यहां फंस जाते हैं लोग जब ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनके अंदर उसका मतलब भी वही, उसका मतलब भी वही, चारों का मतलब होता है बावजूद। अब बताइए क्या भरूं? अब कैसे डिसाइड करें? इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ये फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक के बाद वाला शब्द देखो। फिल इन द ब्लैंक के बाद वाला शब्द कौन सा है? ऑफ। यानी कोई ऐसा शब्द चाहिए जो ऑफ के साथ लगता है। और दूसरी बात, पुअर होने के बावजूद, यानी कि जो यहां शब्द लगेगा उसका और ऑफ का मिला के मतलब बावजूद होगा, क्योंकि ऑफ लगा है। और वो शब्द सिर्फ चारों में एक ही है, वो है इंस्पाइट। इनमें से सिर्फ एक इंस्पाइट शब्द है जिसके साथ ऑफ लगता है, बाकी किसी के साथ ऑफ नहीं लगता। आप यहां पे ना डेस्पाइट लिख सकते हैं, डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, हावेवर के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, नेवरदलेस के साथ कभी ऑफ नहीं लगता। तो आंसर क्या हो गया? इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। चलिए मान लीजिए इसमें ऑफ नहीं होता, मान लीजिए इसमें ऑफ नहीं होता, तो क्या भरते? काट दीजिए इसे। अब सेंटेंस हो गया डैश बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद। अब ऑफ नहीं लगता तो इंस्पाइट चेंज हो जाता है डेस्पाइट में। तो आंसर होता है डेस्पाइट बीइंग पुअर। फर्क इंस्पाइट और डेस्पाइट में सिर्फ एक है, डेस्पाइट के साथ ऑफ लगता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। और हावेवर और नेवरदलेस अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो ये यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में कभी भी हावेवर यूज नहीं होता, हावेवर बीच में यूज होता है। इसी तरह से नेवरदलेस, नेवरदलेस भी हम बीच में यूज करते हैं, जब पहले कोई रेफरेंस देते हैं किसी चीज का फिर यूज करते हैं नेवरदलेस, और इसका मतलब भी होता है बावजूद। इस तरह से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ऑप्शन को चूज करना है। आपको देखना है शब्द के बाद कौन सा शब्द लगा है। ये आपकी सबसे पहली ट्रिक है क्लोज पैसेज के अंदर। चलिए ये देखिए, हर आदमी पैसे के लिए तड़पता है। जब आप किसी चीज के लिए तड़पते हैं उसे बोलते हैं क्रेव करना। जैसे मान लीजिए कई लोग मीठा खाने के लिए तड़पते हैं, यानी उनको क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग मतलब किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा चाह कि रोका ही ना जा सके। एवरी मैन क्रेव्स डैश मनी। क्या भरेंगे? हर आदमी पैसे के लिए मरे जा रहा है। एवरी मैन क्रेव्स डैश मनी। फॉर मनी, एवरी मैन क्रेव्स आफ्टर मनी, एवरी मैन क्रेव्स विद मनी, या एवरी मैन क्रेव्स एट मनी। अब इसमें ये ग्रामर है, ये टिपिकल ग्रामर का क्वेश्चन है। बताइए अब इसमें आप कैसे डिसाइड करें क्या भरना है? क्रेव्स के साथ क्या लगता है हमेशा? क्रेव्स के साथ हमेशा लगता है फॉर। तो इसका आंसर हो गया एवरी मैन क्रेव्स फॉर मनी। सेम ऑप्शंस, वही चार ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, फर्क सिर्फ इतना है रन्स कर दिया क्रेव्स की बजाय। एवरी मैन रन्स डैश मनी। हर आदमी पैसों के पीछे भागता है, पैसों के पीछे तड़पता है। तो मैं क्रेव्स भी बोल सकता हूं, रन्स भी बोल सकता हूं। पैसों के पीछे भागना मतलब पैसों के पीछे तड़पना, मीनिंग तो चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या भरेंगे आप? फॉर भरेंगे, आफ्टर भरेंगे, विद भरेंगे कि एट भरेंगे? ऑप्शन बिल्कुल सेम है। अब इसमें कैसे डिसाइड करें? इसमें ऐसे डिसाइड करेंगे, रन्स के साथ क्या लगता है ऐसे डिसाइड करेंगे। यानी कि क्लोज पैसेज के अंदर अब जो फिल इन द ब्लैंक वाली जगह है वो अपने आप में कोई एक सुरक्षित जगह नहीं है कि वहां पे एक ही शब्द आएगा, डिपेंड करेगा। पिछले वाले सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, पिछले से पिछले को, उसमें फिल इन द ब्लैंक के बाद वाले शब्द ने डिसाइड किया था। जो डेस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट वाला सेंटेंस था उसमें फिल इन द ब्लैंक के बाद वाला जो शब्द था वो था ऑफ। उसने मुझे बताया कि भाई यहां पे क्या भरा जाएगा। लेकिन इस वाले में फिल इन द ब्लैंक के पहले वाला मुझे बताएगा क्या भरा जाएगा। रन्स, आदमी जब किसी चीज के पीछे भागता है तो उसको बोलते हैं रन्स आफ्टर, यानी यहां पे आएगा आफ्टर। और अगर मैं रन्स की बजाय क्रेव्स कर दूं तो क्रेव्स के साथ आएगा फॉर। क्रेव्स फॉर का मतलब किसी चीज के पीछे भागना, तड़पना, और रन्स आफ्टर का मतलब किसी चीज के पीछे भागना, किसी चीज के लिए तड़पना। सेम सेंटेंस, बिल्कुल सेम सेंटेंस, एक ही शब्द, अलग अलग शब्द। तो ये है मैजिक ऑफ क्लोज पैसेज। इसीलिए क्लोज पैसेज टफ हो जाता है, क्योंकि या तो आपको फ्रेजल वर्ब की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती। 20% क्लोज पैसेज के शब्द हैं जो फ्रेजल वर्ब से आते हैं, 20% हैं प्रेपोजिशन से आते हैं, 20% टेंसेस से आते हैं, 20% कंजंक्शन से आते हैं, और बाकी 20% बाकी ग्रामर से आते हैं। तो अगर आपके ये 5-6 टॉपिक अच्छे हैं तो क्लोज पैसेज आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा।
अब ये देखिए, लेट्स हैव अ डैश मील बिफोर वी लीव। बिफोर वी लीव मतलब जब हम घर के बाहर निकलते हैं, लीव करते हैं घर को, उससे पहले हम एक जल्दी से खाना खा लेते हैं। मील बोलते हैं खाना खाने को, खाने को मील बोला जाता है। लेट्स हैव अ डैश मील बिफोर वी लीव। अब जल्दी खाना खाना है मतलब एक जल्दी से खाना खाना है, तो क्या बोलूंगा? क्विक, फास्ट, प्रॉम्प्ट या हरी। और ये चार शब्द हैं अंग्रेजी के, चारों का मतलब होता है जल्दी। क्विक मतलब भी होता है जल्दी, काम क्विक करो, काम जल्दी करो, फास्ट करो। प्रॉम्प्ट जल्दी करो, प्रॉम्प्टली करो। या हरी, हरी मतलब भी होता है जल्दीबाजी मचाना, जल्दी करना। अब क्या भरे यहाँ पे? अब देखो, मील के साथ कौन सा शब्द लगता है? अब ये फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक को ध्यान से देखो, ये फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में क्या भरें जब चारों शब्द का मतलब एक ही हो? पहले वाला शब्द देखो और बाद वाला शब्द देखो। अब पहले तो लिखा है ए। ए एक आर्टिकल है, ए का इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भी शब्द यहाँ भरा जाएगा। मील से प्रभाव पड़ेगा, और मील के लिए हमेशा लिखते हैं क्विक मील। तो आंसर है क्विक मील। चलिए एक एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। द डैश ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डैश ऑफ लाइफ enjoyed by its 1.2 billion citizen according to HDI Human Development Index, which dash India very low among 182 countries in our performance oriented world. Now ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसके शुरू के जो 3 क्लोज पैसेज के सेंटेंस है वो मैंने ले लिए हैं, और नीचे ऑप्शन है। तो पहले वाले में क्या भरोगे? द डैश ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डैश ऑफ इट्स लाइफ एंजॉयड बाय इट्स 1.2 बिलियन सिटीजन। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी होती है क्लोज पैसेज में कि पूरा पढ़ना होता है। कभी भी याद रखिए, क्लोज पैसेज जब पढ़ें तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन पढ़ी, वहां पे देखा फिल इन द ब्लैंक कौन सा आएगा, ऐसा नहीं। पूरा क्लोज पैसेज पूरा पढ़ो, पहले एक भी फिल इन द ब्लैंक अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि बाकी पैसेज पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा किस बारे में बात हो रही है। आधे टाइम तो यही नहीं पता चल पाता कि पैसेज है किस बारे में, यानी पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज का थीम क्या है। यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप काफ़ी स्ट्रगल करोगे। अब इसमें जो पहला वाला सेंटेंस है, इसको भरना इतना आसान नहीं है, ये बहुत टफ लेवल का एक फिल इन द ब्लैंक के क्लोज पैसेज है। इसमें लिखा है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। द डैश ऑफ इंडिया, इंडिया का यानी कुछ है, एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डैश ऑफ लाइफ। नॉट रिफ्लेक्टेड मतलब यानी कि भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन अगर हम लोगों की लाइफ देखें, एक 1.2 बिलियन होता है 120 करोड़। अगर हम 120 करोड़ लोगों की जिंदगी देखें तो नजर नहीं आता कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर है। अब इसके अंदर क्या है इंडिया का इकोनॉमिक सुपर पावर का? क्या इंडिया को कोई टाइटल दिया हुआ है कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर है? इंडिया के बारे में एक धारणा है, इंडिया के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। अगर कोई बाहर कहे, आज भारत का जीडीपी 8% ग्रो कर रहा है, 7 से 8%। इससे तो ऐसा लगता है भाई भारत बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर शक्ति है, क्योंकि दुनिया के सारे कंट्री कोई 1%, कोई 0%, कोई नेगेटिव, अमेरिका नेगेटिव में ग्रो कर रहा है इस वक्त। भारत और मैक्सिको 2 ही देश हैं जो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तो ये कोई बाहर सुनेगा अगर विदेश में, तो उसे तो लगेगा भारत तो बहुत गजब का देश है। और वो जब उतरेगा एयरपोर्ट पे, जब वो दिल्ली की सड़कों पे जाएगा, जब वो देखेगा रोड के साइड में लोग टॉयलेट कर रहे हैं, जब वो देखेगा हर तरफ पॉल्यूशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है नहीं, अगर गलती से उसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में घुसा दो तो उसे वहीं कहानी समझ में आ जाएगी सारी। कहने का मतलब जो इंडिया का इमेज है, अब शब्दों को ध्यान से देखिए, इंडिया का एक इमेज क्रिएट हो रखा है, इंडिया की एक इमेज क्रिएट है। क्या इमेज क्रिएट है? कि इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है किस चीज के अंदर? डैश ऑफ लाइफ। क्या चीज है लाइफ की जिसमें नहीं दिखता है? अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है परसूट, परसेप्शन, कन्वर्जन, टाइटल या ट्रिब्यूट। परसूट मतलब होता है खोज, इंडिया की खोज तो यहां नहीं होगा, तो ये तो गलत है। परसेप्शन, कन्वर्जन, टाइटल। टाइटल देखिए, इकोनॉमिक सुपर पावर कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि टाइटल सिर्फ एक का ही हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम के आगे कुछ लगाता हूं तो उसे टाइटल बोलते हैं। इंडिया को किसी ने टाइटल नहीं दिया हुआ कि इकोनॉमिक सुपर पावर है। इकोनॉमिक सुपर पावर का इंडिया का एक परसेप्शन, एक धारणा है। तो आपको सही शब्द चुनना है, आंसर है परसेप्शन। इंडिया का एक परसेप्शन है कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, और वो रिफ्लेक्ट नहीं होता किस चीज में? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आंसर है सेकंड का क्वालिटी। अब इसमें बाकी ऑप्शंस देखिए, स्पिरिट ऑफ लाइफ यानी लाइफ की आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा को बोलते हैं, या फिर स्पैन, स्पैन बोलते हैं टाइम को, जॉय मतलब खुशी को, लॉस मतलब दुख को। तो ये सारे शब्द यहाँ पे फिट नहीं होते। सो राइट आंसर है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इंडिया का जो परसेप्शन है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं दिखता। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया को क्या करता है 182 देशों के बीच में? अब ऑप्शन देखिए कितने कंफ्यूजिंग है। स्कोर, क्वालिफाई, रिगार्ड, रैंक या काउंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स इंडिया को क्या करता है? अब यहां पे दिया 182, ये आपका क्लू है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि इंडिया 182 में 181वें नंबर पे है, यानी मैं क्या कर रहा हूं? क्लास के अंदर मान लीजिए 10 बच्चे हैं और मैं 9th नंबर पे हूं, तो 9th क्या है मेरी? रैंक। तो आंसर होगा रैंक। तो आंसर है रैंक्ड। विच रैंक्ड इंडिया वेरी लो अमंग 182 कंट्रीज। जिसने भी ये इंडेक्स करवाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसने इंडिया को क्या किया? रैंक किया, और रैंक कर दिया यानी पास्ट टेंस, तो रैंक का बन जाएगा रैंक्ड। तो यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द है रैंक्ड। अगर मान लीजिए यहां पे दो ऑप्शंस होते, एक होता रैंक और दूसरा होता रैंक्ड, तब आपको ये पैसेज पढ़ के ये डिसाइड करना होता कि ये काम हो चुका है कि नहीं हुआ है, और उसी हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने होते। यानी इसके अंदर ग्रामर के एरर भी हो सकते हैं। एग्जाम का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत डैश अप इमेजेस ऑफ अ मिस्टिक लैंड, snow-capped mountain peaks pierce the blue sky, and fierce chilly winds sweep the rolling grasslands. Maroon-robed Buddhist monks pray in remote monasteries, and dash horsemen pound the rugged earth. People in this high plateau perform punishing rituals like prostrating hundreds of miles in tattered clothes on pilgrimage. अब ये बिल्कुल आसान नहीं है इस तरह की इंग्लिश पढ़ना, ये अगेन टफ लेवल का लिया है मैंने थोड़ा सा। देखिए ये बोल रहा है तिब्बत की जब याद आती है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं तिब्बत के बारे में सोचने लगता हूँ, तिब्बत के पहाड़, वादियाँ। यानी जब तिब्बत की याद आती है तो मेरे मन में क्या आता है? इमेजेस। मेरे मन में पिक्चर्स आती है तिब्बत की, मैं तिब्बत का रहने वाला था किसी वक्त। अब जब किसी चीज की वजह से कोई काम होता है, उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं? अब देखिए यहां पे आपको शब्द भरना है, चार ऑप्शन दिए हैं, मेक्स, कंज्यूर्स, पुट्स और टॉयल्स। एक चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, सारे शब्द अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि इन चारों शब्द के मतलब क्या होते हैं। देखिए मेक का मतलब तो पता ही होगा, मेक का मतलब होता है कोई चीज बनाना, मेक। क्या आप यहां ले सकते हैं मेक्स अप? नहीं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब, अगर आपने वीडियो देखा है मेरा, मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप के दो मतलब होते हैं। एक, जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और उसके बाद दोबारा दोस्ती हो जाती है, उसे बोलते हैं मेकअप। मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई थी पर मैंने मेकअप कर लिया, तो मेकअप नहीं। दूसरा मेकअप जो हम मेकअप करते हैं शीशे के आगे बैठ के आधे घंटे, वो मेकअप, तो वो भी नहीं होगा यहाँ पे। पुट्स, पुट्स मतलब कोई चीज रखना, पुट्स के वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पुट्स अप, तो पुटअप का मतलब अलग होता है। पुटअप का मतलब होता है कोई चीज टांगना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दीवार पे एक पिक्चर पुटअप कर रहा हूं, एक तो वो होता है। दूसरा पुटअप का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने भतीजे के साथ पुटअप नहीं कर पाता, यानी मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तीसरा है टॉयल। टॉयल मतलब होता है बहुत मेहनत करना, रात रात भर जाग के पढ़ना, परिश्रम करना, अथाह परिश्रम करना। यहाँ पे कोई भी फिट नहीं हो रहा, तो आंसर ऑटोमेटिकली हो गया बी। मान लीजिए अगर आपको कंज्यूर का मतलब नहीं भी पता, तो भी आप इसमें आंसर नेगेशन से कर सकते हैं, यानी जो गलत ऑप्शन है वो निकाल दीजिए। यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया तो हो ही जाएगा क्या आ सकता है। वैसे बता देता हूँ कंज्यूर का मीनिंग क्या होता है। कंज्यूर का मतलब होता है जब किसी चीज़ की वजह से किसी और चीज़ की याद आती है, उसे बोलते हैं कंज्यूर। यानी जब कोई रेस्पॉन्स आता है, जब कोई आपके अंदर से निकल के कोई भावना आती है, उसे बोलते हैं कंज्यूर। तो अब यहाँ तिब्बत का नाम सुन के उसे क्या याद आ रहा है? उसे याद आ रहा है तिब्बत, यानी वो कंज्योर, तिब्बत कंज्योर्स अप इमेजेस ऑफ अ मिस्टिक लैंड। अब जब वो तिब्बत को याद करता है तो वो देखता है कि मैरॉन रोब्ड बुद्धिस्ट, यानी कि केसरिया पहने हुए बुद्ध धर्म के लोग, तिब्बत में तो बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं, वो प्रे करते हैं। कहाँ पे प्रे करते हैं? मोनेस्ट्रीज। जहाँ बुद्धिस्ट लोग प्रे करते हैं उसे मोनेस्ट्री बोला जाता है। एंड डैश हॉर्समैन पाउंड द रगड अर्थ। रगड अर्थ होती है रफ अर्थ। रफ अर्थ के ऊपर कौन घोड़े चला पाएगा? कैसा होगा वो? अब अपनी आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, और अपनी आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कोई बुद्धिस्ट आदमी है, वो कैसा दिखेगा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ? वो सामने से दौड़ के आ रहा है। हॉर्समैन, हॉर्समैन मतलब हॉर्समैन कैसे होते हैं? आपको कैसे दिखते हैं? अब ऑप्शन है स्टडी। पहला ऑप्शन है स्टडी। स्टडी मतलब होता है मजबूत, जो दिखने में गठीला शरीर हो जिसका। दूसरा है वॉबली। वॉबली होता है जो लड़खड़ाता है। तीसरा है हैंडसम। देखिए अभी यहाँ बुद्धिस्ट की बात हो रही है, भिक्षुओं की बात हो रही है, पंडितों की बात हो रही है एक तरह से, इनके लिए आप हैंडसम वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हैंडसम तो गया। और चौथा शब्द है हरकुलियन। हरकुलियन मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ताकत होती है, उसको बोलते हैं हरकुलियन। अब यहाँ पे वॉबली तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर लड़खड़ाएंगे बुद्धिस्ट तो फिर मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तिब्बत की जब भी याद आती है तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे याद आती हैं, तो वॉबली तो हो नहीं सकता। यानी दो ऑप्शन बचे अब, स्टर्डी और हरकुलियन। हरकुलियन मतलब होता है जिसके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है? क्या ये तिब्बत के अंदर है? नहीं, ये तिब्बत के अंदर नहीं है, ये किसी और देश के अंदर है, और ये
तिब्बत को जब भी याद करता है तो क्या याद आता है इसे? घोड़े के ऊपर बैठे हुए घुड़सवार। और वो घुड़सवार कैसे हैं? अब देखिए, ताकत जो होती है हरकुलियन में होती है, लेकिन ताकत अंदर होती है। मुझे नहीं पता किसी को देख के कि उसके अंदर ताकत कितनी है, लेकिन हाँ एक बात पक्की है, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई घुड़सवार है और घोड़े पे बैठ के सामने से आ रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि वो गठीला है, उसका शरीर मजबूत है, तभी वो घोड़े पे अच्छा लगेगा। तो तभी ये बोल रहा है कि वो रफ अर्थ के ऊपर घोड़े चलाते हैं, इसका मतलब उनका शरीर गठीला है, वो रफ अर्थ को सह सकते हैं। तो आंसर है स्टर्डी। स्टर्डी मतलब मजबूत, जो दिखने में मजबूत लगे उसे स्टर्डी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा, मोबाइल फ़ोन बहुत मजबूत है, तो आप बोलेंगे क्या स्टर्डी मोबाइल है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन एक एक करके हटाने हैं। ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्लोज पैसेज इज़ नॉट ईजी, लेकिन आप ग्रामर के रूल्स अप्लाई करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए और अभ्यास करते हैं। क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स बट द एकिंग हार्ट ऑफ मिलियंस। आप पहले वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, खुद पढ़िए, खुद अटेम्प्ट कीजिए। दो इसमें ऑप्शन है और दोनों के ऑप्शन है नीचे। सो क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स बट द एकिंग हार्ट ऑफ मिलियंस। In this open rebellion, the Indian dash reached its climax. The British were not only dashed by it, but also were obliged to quit unilaterally. अब देखिए, ये बोल रहा है कि क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, वो लोगों के सिर्फ जुबान से नहीं आया, दिल से आया, लोगों के तड़पते हुए दिलों से आया। अब देखिए, इसका क्वेश्चन का भाव समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से पढ़ के कि क्या कहना चाह रहा है। क्विट इंडिया, लोगों ने जब बोला क्विट इंडिया, सिर्फ मुंह से नहीं बोला, उनके दिल से आवाज निकली, भारत छोड़ो। 1942 में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद इन दिस ओपन रिबेलियन, इस युद्ध के अंदर, इस आंदोलन के अंदर, रिबेलियन होता है आंदोलन, द इंडियन डैश रीच इट्स क्लाइमैक्स। क्या चीज है भारत की जो क्लाइमैक्स पे पहुंच गई? आपके ऑप्शन है ये: पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, फ्रीडम, लिबरेशन, रेवोल्यूशन और लीडरशिप। अब ये हाईली कंफ्यूजिंग है, क्या भरें इसके अंदर, क्या चीज है? अब आप अगर एक एक करके लगाएंगे आपको लगेगा सब आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पैट्रियोटिज्म रीच इट्स क्लाइमैक्स, इंडियन फ्रीडम रीच इट्स क्लाइमैक्स, इंडियन लिबरेशन, इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन लीडरशिप। पर एक एक करके लगा के देखेंगे आपको लगेगा सारे आ सकते हैं। पर शब्द को देखिए, जो भी चीज यहां पे आएगी वो पहुंच गई अपने क्लाइमैक्स पे। अब सवाल ये, क्लाइमैक्स क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं मुझे पिक्चर का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा लगा, यानी पिक्चर की एंडिंग बहुत अच्छी लगी, यानी कोई ऐसी चीज है जो अपने एंड पे पहुंच गई। यानी सीधी सी बात है, अगर किसी चीज का एंड है तो किसी चीज की शुरुआत भी होगी। यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत और अंत दोनों है? अब ऑप्शन देखते हैं। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। अब देशभक्ति आप ये नहीं कह सकते देशभक्ति की शुरुआत और देशभक्ति का अंत हो गया, यानी देशभक्ति तो गया। फ्रीडम मतलब होता है आजादी, और लिबरेशन मतलब भी होता है आजादी। दो दो शब्द जिनके एकदम सेम मीनिंग है, यानी होते तो दोनों होते आंसर, वरना दोनों ही नहीं होंगे। तो आंसर बी भी गया और सी भी गया। अब बचे दो ऑप्शन, रेवोल्यूशन और लीडरशिप। अब इसमें कैसे डिसाइड करें? लीडरशिप मतलब होता है जब कोई लीडर बन जाता है, उसको बोलते हैं लीडरशिप। क्या लीडरशिप खत्म हो गई? क्या लीडरशिप अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गई? नहीं, कोई ऐसी चीज है जो शुरू हुई और अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गई। क्या चीज शुरू हुई? रेवोल्यूशन, यानी आंदोलन। तो जब क्विट इंडिया स्टार्ट हुआ तो भारत अपने आंदोलन की चरम सीमा पर था। आंसर है डी। उसके बाद देखिए, द ब्रिटिश वर नॉट ओनली डैश बाय इट बट ऑल्सो वर ओब्लाइग टू क्विट यूनिलेटरली। भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से जो ब्रिटिश थे, ना सिर्फ ये हुए बल्कि भारत छोड़ने के लिए मजबूत भी हो गए। अब इसमें शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। यानी ब्रिटिशर्स ना तो सिर्फ ये हुए बल्कि भारत भी छोड़ गए। यानी ना सिर्फ ये हुए मतलब क्या हुए? इस आंदोलन की वजह से ब्रिटिशर्स क्या हुए? देखते हैं ऑप्शन। पहला अटैक, दूसरा इंस्पायर, तीसरा एनफीबल, चौथा थ्रेटन और पांचवा इंप्रेस। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई बगावत कर रहा है तो क्या वो इंप्रेस होंगे? नहीं होंगे, इंप्रेस तो हो नहीं सकता। इंस्पायर होंगे? अगेन इंस्पायर यहां आउट ऑफ स्कोप है, सूट नहीं करता इंस्पायर होना। ब्रिटिशर्स, मैंने बोल रहा हूं कि ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया की वजह से ना सिर्फ ये हुए बल्कि ये भी हो गए। और वो दूसरा वाला ये क्या है? छोड़ने पे मजबूत हो गए, भारत छोड़ने पे मजबूर हो गए। यानी कोई ऐसा शब्द चाहिए कि ब्रिटिश यहां से भारत छोड़ो की वजह से ना सिर्फ कमजोर हो गए बल्कि भारत छोड़ने पे मजबूत भी हो गए। यानी कोई ऐसा शब्द चाहिए जिसका मतलब होगा कमजोर या वीक या ऐसा। और यहां पे सिर्फ एक ही शब्द है, वो आंसर है सी, एनफीबल। एनफीबल मतलब वीक हो जाना, वीकन।
सो आंसर इज सी। इस तरह से आपको देखना है कि क्या शब्द आएगा यहाँ पे, और इसमें भी मैंने नेगेशन यूज़ किया है और दोनों तरीके मैंने यूज़ किए हैं। चलिए अभ्यास करते हैं अब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का भी, और जर्नल जो मुझे लगता है जो काफ़ी सारे केसेस मैंने कवर किए हैं इसमें, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम प्रैक्टिस करते हैं। डैश ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स इज अ जॉब फॉर एक्सपर्ट्स, ये एक वोकैब बेस है। ओल्ड पेंटिंग जो पुरानी पेंटिंग होती हैं उनको नया बनाना किसका काम है? एक्सपर्ट्स का। यानी यहाँ पे कोई ऐसा शब्द चाहिए जिसका मतलब होगा डैश ऑफ ओल्ड पेंटिंग एक्सपर्ट्स का काम है। क्या काम है एक्सपर्ट का? रेस्टोरेशन, रिसरेक्शन, रिजम्पशन या रिट्रीवल। अब जब पेंटिंग को हम ठीक करते हैं, नया जैसा बना देते हैं, उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। सो आंसर होगा यहाँ पे ए, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंटिंग। ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंग्लिश में, कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती। अगर आप बहुत अच्छा हैं पढ़ने में, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको ये ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि हाँ, जब हम पुरानी पेंटिंग को नए जैसा बनाते हैं तो उसको रेस्टोरेशन बोलते हैं। इसी तरह पुरानी टूटी फूटी इमारतों को जब आप ठीक करते हैं उसे रेस्टोरेशन बोलते हैं। रेस्टोरेशन मतलब किसी पुरानी चीज़ को ठीक करना। ये वोकैब एरर है, और जनरली इस तरह के जो वर्ड हैं वोकैब में वो सीखे नहीं जा सकते, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आता है। चलिए अब ये देखिए, रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक एज ही हैड सर्टेन डैश टू मीट ड्यूरिंग दैट पीरियड। रवि ने अपने पिकनिक पे जाने के प्लान क्या कर दिए? ड्रॉप, यानी कैंसिल कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका क्या था? कुछ ये थे, और कुछ ये क्या थे? प्रिपरेशन थे, ऑब्जर्वेशन थे, ट्रांसैक्शन थे या कमिटमेंट थे। यानी रवि बिजी था, यानी उसके कमिटमेंट थे। सो आंसर है डी। जब भी मैं कोई सेंटेंस दिखाऊं, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करना है। अगर आप सबकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आप उसमें कम सीखेंगे। पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करके एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। अब देखिए, ये है टेंस बेस्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश रेडी टू अटैक द लायन। अब यहां पे चार ऑप्शंस हैं। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? एलिफेंट्स या हर्ड? ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हर्ड, और हर्ड तो एक ही है क्योंकि उसके आगे लिखा है ए। यानी यहां पे जो भी शब्द आएगा इतना पक्का है एक वचन होगा। तो यानी दो ऑप्शन तो गए, वर बहुवचन है, हैव भी बहुवचन है, और आर भी बहुवचन है। आंसर हो गया बी। हर्ड मतलब होता है झुंड। मैं बोल रहा हूं एक हाथियों का झुंड लाइन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। तो कौन है तैयार? झुंड। इसमें सब्जेक्ट झुंड है, एलिफेंट्स नहीं है। एलिफेंट्स प्लूरल है। अगर यहाँ पे एलिफेंट्स होता तो मैं बहुवचन भरता, लेकिन सब्जेक्ट ए हर्ड है यानी सिंगुलर, तो मुझे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब चारों के अंदर सिर्फ एक ही है। वर का हो जाता है सिंगुलर वाज, हैव का हो जाता है हैज, आर का हो जाता है इज। तो आंसर है इज। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। एक और करवाता हूं प्रैक्टिस। शी टेक्स डिलाइट डैश टीजिंग बॉयज। उसे बॉयज को छेड़ने में मजा आता है। कोई ऐसी छोटी बच्ची है, बच्चे होते हैं एक दूसरे के बाल वाल खींच के भाग जाते हैं, तो उसे बच्चों को चिढ़ाने में मजा आता है। टीजिंग मतलब होता है चिढ़ाना। चार ऑप्शन है, शी टेक्स डिलाइट ऑन, बाय, इन या एट। क्या भरेंगे अब इसमें? डिलाइट शब्द के साथ हमेशा लगता है इन, सो आप भरेंगे शी टेक्स डिलाइट इन टीजिंग बॉयज। अब अगर आपको ये नहीं पता डिलाइट के साथ इन लगता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप अगर इसमें वहाँ बैठ के सोचेंगे इसमें, तो आप टाइम भी वेस्ट करेंगे। वो टाइम जो आप दूसरे सेक्शंस को ज़्यादा स्कोर करने में लगा सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, वो टाइम आपका यहाँ पिट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर नहीं आता तो तुरंत छोड़ दीजिए, और वरना एक कोई तुक्का मार दीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 साल पहले आया था। मैनी इकोलॉजिस्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट को, जानवरों को, इनके प्रभाव को एक दूसरे को स्टडी करते हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं इकोलॉजिस्ट। मैनी इकोलॉजिस्ट आर कंसर्न दैट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज चेंजिंग मैनी ऑफ द अर्थ डैश वेदर पैटर्न इनटू डैश सिस्टम अनेबल टू बी एक्यूरेटली फॉरकास्ट बाय दोज हु स्टडी देम। पहले इसका खुद अभ्यास करना है आपको। अब देखिए इस सेंटेंस में वो बोल रहा है बहुत सारे एनवायरनमेंट को स्टडी करने वाले लोग चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जब गैसेज जो गर्मी है उसे रोक लेती हैं और धरती का तापमान बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का ऐसा वेदर चेंज हो रहा है ऐसे वेदर के अंदर, यानी डैश वेदर पैटर्न इनटू डैश, इस वजह से चिंतित है। यानी चिंतित क्यों होंगे? अर्थ का कोई पॉजिटिव वेदर होगा जो नेगेटिव चीज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी पहला जो शब्द होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा शब्द जिसमें वो परिवर्तन हो रहा है वो नेगेटिव है। अब ऑप्शन में पहला शब्द पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, आंसर आ जाएगा।
तो पहला है प्रिडिक्टेबल, दूसरा है एरेटिक, दूसरा है स्टेडी ग्रोइंग, अनसर्टेन अनकैनी और केओटिक अनफोर्सिएबल। केओटिक मतलब होता है अफरा तफरी, अनफोर्सिएबल नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। अनसर्टेन अगेन नेगेटिव है, स्टेडी ठीक है लेकिन ग्रोइंग नेगेटिव नहीं है, तो ये भी गया, आंसर है फर्स्ट। प्रिडिक्टेबल होता है जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, जिसका पता ना लगाया जा सके, तो और दूसरा है प्रिडिक्टेबल होता है जिसका पता लगाया जा सके, और एरेटिक होता है जिसका पता ना लगाया जा सके, जिसके अंदर एरर होता है। अनप्रिडिक्टेबल यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो प्रिडिक्टेबल वेदर है यानी सर्टेन वेदर है जिसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, वो किस में चेंज हो रहा है? अनप्रिडिक्टेबल यानी एरेटिक में। सो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, आंसर है ए। चलिए ये बताइए इसमें क्या आएगा। ही इज गेटिंग मैरिड डैश माया, उसकी माया से शादी हो रही है। ही इज गेटिंग मैरिड टू माया, ही इज गेटिंग मैरिड फॉर माया, ही इज गेटिंग मैरिड बाय माया, या ही इज गेटिंग मैरिड विद माया। देखिए जब भी आपकी शादी होती है किसी से, सो हमेशा आप यूज करते हैं यू ऑलवेज गेट मैरिड टू समवन, सो इसका आंसर है टू। ही इज गेटिंग मैरिड टू माया, इसमें एक कॉमन गलती है विद, कई लोग लगाते हैं ही इज गेटिंग मैरिड विद माया, विद नहीं होता, टू होता है। अब वो हिंदी में बोलते हैं हम से, उसकी उससे शादी हो रही है, और से को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं विद, तो सोचते हैं विद आंसर होगा, इस तरह नहीं होता। आपको अंग्रेजी को, जैसा मैंने बताया, अंग्रेजी में ही रहने दें, और जो शब्द है उसके बाद उस शब्द के साथ क्या लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देता हूं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है इनफैक्ट ये। इट्स हाई टाइम यू डैश स्टडिंग, अब समय आ गया है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम मतलब समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। इट्स हाई टाइम, समय निकला जा रहा है, पढ़ाई शुरू करो। इट्स हाई टाइम के साथ यू डैश स्टडिंग, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग, इट्स हाई टाइम यू बिगिन स्टडिंग, इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग, या इट्स हाई टाइम यू सीरियसली स्टडिंग। अब मैं बोल रहा हूं समय आ गया है, पढ़ना शुरू कर दो। इसमें स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना, बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना, स्टार्टेड का मतलब भी होता है शुरू कर देना। फर्क सिर्फ टेंस में है। स्टार्ट और बिगिन दोनों प्रेजेंट टेंस में है, और स्टार्टेड ईडी लग गया यानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस में। जब भी आप अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस लगता है, ये रूल है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में वर्ब कौन सी आती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पे देख लीजिए सिंपल पास्ट कौन सा है। स्टार्ट तो सिंपल पास्ट नहीं है, बिगेन भी नहीं है, सीरियसली तो है ही नहीं, आंसर है स्टार्टेड। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, तो इसका आंसर होगा स्टार्टेड। जब भी सेंटेंस इट्स हाई टाइम से स्टार्ट होता है, अब समय आ गया है, आप यूज करेंगे स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताइए क्या आएगा। समय आ गया है जब तुम्हें एक डिसीजन ले लेना चाहिए। इट्स हाई टाइम शी डैश टू अ डिसीजन। इट्स हाई टाइम के साथ क्या आएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तुम्हें डिसीजन ले लेना चाहिए। शी कम टू अ डिसीजन, शी केम, अराइव या गो, इसमें एक ही शब्द है जो सिंपल पास्ट में है, आंसर है केम। ही गॉट मैरिड एंड डैश बिकेम अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। मान लीजिए मैं इसमें दो ऑप्शन देता हूं, कॉन्सिक्वेंटली और सब्सिक्वेंटली, तो क्या आंसर होगा? देखिए कॉन्सिक्वेंटली और सब्सिक्वेंटली में क्या फर्क है? कॉन्सिक्वेंटली होता है की वजह से, कॉन्सिक्वेंटली शब्द बना है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी चीज का परिणाम, किसी चीज की वजह से। उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिड एंड डैश बिकेम अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, और वो जिंदगी में एक जिम्मेवार व्यक्ति बन गया, रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया। क्या वो शादी होने की वजह से रेस्पॉन्सिबल पर्सन बना? हाँ, ये चीज सेंटेंस में निकल के आ ही रही है, यानी आंसर होगा कॉन्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है आगे का, कुछ भी आगे का, सब्सिक्वेंटली। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है की वजह से, तो आंसर होगा कॉन्सिक्वेंटली। चलिए बिल्कुल सेम ऑप्शन देता हूं, अब इसमें क्या आएगा? उसकी शादी हो गई और उसने उसके बाद चुनाव लड़े। अब इसमें चुनाव लड़ने का और शादी होने का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, यानी इसकी वजह से चुनाव नहीं लड़े कि उसकी शादी हुई, तो आंसर कॉन्सिक्वेंटली नहीं होगा, आंसर होगा सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब यह है पहले उसकी शादी हुई और फिर आगे उसने चुनाव लड़े, एंड सब्सिक्वेंटली फॉट इलेक्शंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, कॉन्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट। द कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट, इसमें सिलेक्ट करना है, क्या आंसर होगा? इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन अ चैलेंज फॉर ऑल। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो हम सबके लिए एक चैलेंज बन गया है।
कॉन्सिक्वेंट या सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन। अब क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? हाँ, तो आंसर होगा कॉन्सिक्वेंट। द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज, ये बोल ही रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसकी वजह से, यानी कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज। कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंटली में फर्क इतना है, कॉन्सिक्वेंट एडजेक्टिव है और कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब है। ली लगता है उसमें, जिनमें एल वाई लगता है वो एडवर्ब होते हैं। तो इसका आंसर है कॉन्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगे, आगे वाला। चलिए ये बताइए, ही डैश द पेंटिंग ऑन द वॉल, उसने दीवार पर पेंटिंग टांग दी। ही हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, ही हैंग्ड द पेंटिंग ऑन द वॉल, ही हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, या ही हैंगिंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। देखिए अब इसमें हैंगिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हैंगिंग होता तो हैंगिंग से पहले हमेशा इज एम आर वॉज वर आते हैं। तो आप ये बोल सकते थे ही इज हैंगिंग या ही वॉज हैंगिंग, सिर्फ ही हैंगिंग नहीं, तो यानी डी तो गया। अब बचे तीन ऑप्शन। उसने दीवार पर पेंटिंग टांगी या टांग रहा है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि उसने टांगी के टांग दी, कुछ नहीं पता मुझे इसमें, तो हैंग। लेकिन ही के साथ अगर हैंग आता तो फिर हैंग्स आता, हैंग नहीं आता क्योंकि ही एक वचन है। अगर मैं बोलता हूं वो किताब पढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? ही रीड ए बुक या ही रीड्स ए बुक? मैं बोलूंगा ही रीड्स ए बुक। ही गोज टू स्कूल, सिंगुलर जो होते हैं उनमें एस लग जाता है, तो हैंग तो गया। अब दो ऑप्शन बचे, हैंग्ड और हंग, और ये दोनों ही पास्ट टेंस में है, इसका मतलब साफ है उसने पेंटिंग टांग दी। अब सवाल ये है हैंग्ड आएगा कि हंग आएगा? अब देखिए, जब आप किसी को फांसी पे लटकाते हैं उसे बोलते हैं हैंग्ड, लेकिन अगर आप कोई चीज नॉर्मल रूप से टांग रहे हैं दीवार के ऊपर तो आप यूज करते हैं हंग। तो आंसर होगा ही हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वर्ब दोनों के अंदर हैंग है, लेकिन हैंग के रूप बनते हैं दो, एक बनता है हैंग्ड और दूसरा बनता है हंग। हैंग्ड मतलब फांसी पे टांगना, और हंग मतलब नॉर्मल रूप से कोई भी चीज दीवार पे टांगना, या कपड़े पे आप कपड़े टांगते हैं हैंगर के ऊपर, वो सब हंग होता है। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस, मैंने उसे उसकी सक्सेस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला उसे, उसकी तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट दिया उसे। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस, फॉर हिज सक्सेस, बिकॉज हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस। ये एक टिपिकल प्रेपोजिशन का एरर है इसमें। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, याद रखिए हमेशा देते हैं किसी चीज के ऊपर, यानी ऑन हिज सक्सेस। आंसर है फर्स्ट। इसमें कॉमन गलती ये है बिकॉज। देखिए यहां बिकॉज क्यों नहीं आ सकता? आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम बिकॉज हिज सक्सेस नहीं, बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस होता। अगर मान लीजिए यहां हिज के आगे वर्ब लगा होता ऑफ, तो फिर मैं बिकॉज लगाता, बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस, लेकिन ऑफ नहीं लगाए तो ऑन हिज सक्सेस। यू ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अ पर्सन ऑन समथिंग। चलिए एक और टफ दिल देता हूं थोड़ा सा। ब्रेड इज मेड, ये इज कर दीजिए, ब्रेड इज मेड डैश व्हीट, ब्रेड गेहूं की बनी होती है, तो ब्रेड इज मेड डैश व्हीट, ऑफ व्हीट, फ्रॉम व्हीट, बाय व्हीट या विद व्हीट? बताइए क्या आएगा अब इसमें? ब्रेड गेहूं की बनी होती है। याद रखिए जब भी मैं किसी चीज ए से कोई चीज बी बनाता हूं, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो मैं यूज करता हूं फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा फ्रॉम। जब आप ब्रेड बनाते हैं गेहूं से तो क्या उसमें परिवर्तन होता है? बिल्कुल परिवर्तन होता है। क्या गेहूं और ब्रेड एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते, इसका मतलब परिवर्तन होता है, यानी केमिकल चेंज होता है। जब किसी चीज के अंदर केमिकल चेंज होता है मैं यूज करता हूं फ्रॉम, और बाकी शब्द यूज नहीं करूंगा। लेकिन सेम ऑप्शन है 4। अब ये बताइए, कुर्सी प्लास्टिक से बनी है, जब मैंने प्लास्टिक, कुर्सी में जो प्लास्टिक है वो सेम प्लास्टिक है, कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं। अगर मान लो मैं कुर्सी को लकड़ी काट के बना दूं तो कुर्सी लकड़ी की बनी है, और जो पेड़ में लकड़ी थी वो भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। इस केस में जब कोई केमिकल चेंज नहीं होता मैं यूज करता हूं ऑफ, तो आप बोलेंगे चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, फ्रॉम प्लास्टिक नहीं बोलेंगे। इसी तरह अगर मुझे बोलना है कि ये घर पत्थरों का बना है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन या दिस हाउस इज मेड फ्रॉम स्टोन? अब जब पत्थर से घर बना है तो पत्थर ही वही घर में लगे हैं, उनमें कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं, तो आप बोलेंगे हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। नेक्स्ट, ही इज इंडिफरेंट डैश प्लेजर एंड पेन। इनडिफरेंट मतलब होता है उसे फर्क नहीं पड़ता। जब किसी पर्सन को किसी चीज से फर्क ना पड़ता उसे बोलते हैं इनडिफरेंट। सो ही इज इंडिफरेंट डैश प्लेजर एंड पेन। प्लेजर मतलब सुख, पेन मतलब दुख, दर्द। तो ना तो उसे सुख से फर्क पड़ता ना उसे दुख से फर्क पड़ता। ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के साथ क्या यूज करते हैं?
विद, टू, फॉर या फ्रॉम। इनडिफरेंट के साथ हमेशा आता है टू, सो आंसर है टू। अब ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में कवर किया है। इस तरह से क्लोज पैसेज हर चीज का समावेश है, सारे रूल्स का एक कॉम्बो है। एग्जामिनेशन मंडे से स्टार्ट होंगे तो क्या बोलेंगे आप? एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे या एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे? देखिए, जब भी कोई पर्टिकुलर डे बोलते हो आप, खास दिन, हमेशा यूज करते हैं ऑन, तो आंसर होगा ऑन, फ्रॉम नहीं होगा। हाँ, फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है, यह भी याद रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं मेरी छुट्टियां मंडे से लेके सैटरडे तक हैं, तो मैं बोलूंगा माई हॉलीडेज आर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ही विल विन द रेस इफ ही डैश रेगुलरली, वो रेस जीत जाएगा अगर वो रोज अभ्यास करेगा तो। और चार ऑप्शन है, प्रैक्टिसेस, विल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस्ड। अब सेंटेंस देखिए, वो रेस जीतेगा अगर वो अभ्यास करेगा तो, यानी भूतकाल तो हो नहीं सकता क्योंकि ही विल विन द रेस मतलब फ्यूचर टेंस है। जब सेंटेंस में विल आ जाता है मतलब फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस है तो पास्ट तो हो नहीं सकता, यानी डी ऑप्शन तो निकाल दीजिए, प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस मतलब वो प्रैक्टिस कर चुका है, तो ये गलत है। मैं बोल रहा हूं वो रेस जीतेगा अगर वो अभ्यास करेगा, अभी उसने अभ्यास किया नहीं है, वो अभ्यास करेगा तो। एक सेंटेंस के अंदर दो विल कभी नहीं आते, तो ये बी वाला ऑप्शन भी गया, विल प्रैक्टिस। आप ये नहीं बोल सकते ही विल विन द रेस इफ ही विल प्रैक्टिस रेगुलरली, नहीं, सेंटेंस में एक ही बार विल आता है, ये कंडीशनल टेंस है, कंडीशनल टेंस, ये टाइप 1 कंडीशनल है। आप कंडीशनल टेंसेस का वीडियो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब ही है, ही अकेला है, अकेले के लिए वर्ब क्या आती है? ये यहां पे लगा हुआ है ही, इफ ही प्रैक्टिसेस, ही रीड्स, ही गोज, ही डांसेज, सिंगुलर वर्ब के अंदर एस लग जाता है, तो आंसर हो गया ए, इफ ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली। चलिए ये बताइए, ये 99% बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन। मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं मंडे को, तो क्या बोलोगे? आई एम गिविंग यूपीएससी एग्जाम या आई एम टेकिंग यूपीएससी एग्जाम? सोच के बताइए इसे। देखिए, एग्जाम आपको दे कौन रहा है पहले ये बताइए। मान लीजिए आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम कौन दे रहा है? आपको एग्जाम यूपीएससी वाले दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ले रहे हैं। याद रखिए, आप एग्जाम कभी भी देते नहीं है, आप एग्जाम लेते हैं, तो आंसर होगा आई एम टेकिंग यूपीएससी एग्जाम। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं? आई एम गिविंग यूपीएससी एग्जाम। आप गिव नहीं कर रहे, आप ले रहे हैं, यूपीएससी आपको दे रहा है और आप ले रहे हैं, तो हमेशा बोलते हैं आई एम टेकिंग द एग्जाम। मान लीजिए क्लास में टीचर आता है और टीचर आपको बोलता है कल मैं आपका एग्जाम लूंगा, यानी टीचर बोलेगा टुमारो आई विल गिव यू ए टेस्ट, और आप क्या करेंगे? यू विल टेक द टेस्ट, सो आंसर है टेकिंग। चलिए ये बताइए, ही डिस्क्राइब्ड डैश द इंसिडेंट टू हिज पेरेंट्स, उसने जो घटना थी अपने पेरेंट्स को समझा दी, डिस्क्राइब कर दिया। ही डिस्क्राइब्ड क्या आएगा? ही डिस्क्राइब्ड फॉर द इंसिडेंट, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, ही डिस्क्राइब्ड एन द इंसिडेंट, ही डिस्क्राइब्ड विद द इंसिडेंट। अब देखिए, डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ब है, और ये मैंने प्रेपोजिशंस में कवर किया है, डिस्क्राइब के साथ कुछ भी नहीं आता, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, यानी चारों में से कोई भी आंसर नहीं है। आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें एक पांचवा ऑप्शन भी आपको मिलेगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज द आंसर। ये सेंटेंस सिंपल है, ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट टू हिज पेरेंट्स, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो इस तरह के भी आ सकते हैं। ये बताइए, इसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग एट होम, आई एम गोइंग फॉर होम, आई एम गोइंग इन होम। जब भी आप अपने घर जाते हैं कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, इसका आंसर भी होगा नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं आएगा। आई एम गोइंग होम, खत्म, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, कोई प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए, यू मस्ट रिमेंबर दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड, तुम्हें ये लेसन, ये चैप्टर मुंह जबानी याद करना है, तुम्हें शब्द शह एक एक शब्द रटा होना चाहिए, तो क्या बोलोगे? वर्ड बाय वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड? यू मस्ट रिमेंबर दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड? अब देखिए, जब आप कोई चीज मुंह जबानी याद करते हैं तो हमेशा बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड, इसका आंसर है वर्ड फॉर वर्ड। लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हैं? वर्ड बाय वर्ड, तो गलत है, आंसर है वर्ड फॉर वर्ड। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, उसने मुझे कहा डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ो, यानी एक एक शब्द पढ़ो, एक एक शब्द, यानी एक बार में एक शब्द पढ़ो। इस केस में यूज करेंगे वर्ड बाय वर्ड।
वर्ड बाय वर्ड का मतलब है एक बार में एक शब्द पढ़ना, और वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है मुंह जबानी याद करना। तो उसने मुझे कहा डॉक्यूमेंट वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, यानी एक एक शब्द पे नजर डालो, इतना ध्यान से पढ़ो। उसने मुझे मुंह जबानी याद करने को नहीं कहा, वरना मैं बोलता वर्ड फॉर वर्ड। चलिए बताइए, यू हैव टू डैश विद द रूल्स ऑफ द कंपनी। तुम्हें कंपनी के रूल मानने पड़ेंगे। क्या होगा यहां पे? कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब भी होता है मान लेना, एग्री का मतलब भी होता है मान लेना, कंफर्म का मतलब होता है कोई चीज कंफर्म करना, जैसे रेलवे टिकट कंफर्म करते हैं। और कंफर्म, CONFORM, स्पेलिंग में फर्क है, स्पेलिंग को ध्यान से देखिए। कंफर्म का मतलब भी होता है एग्री कर जाना। यानी इसमें तीन शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब है मान लेना, एग्री कर जाना। तीनों में से कौन सा भरोगे? अब तीन तीन शब्द हैं, तीनों का मतलब एक ही है, तो कैसे डिसाइड करें? तो मेरा गोल्डन रूल लगाओ, ये फिल इन द ब्लैंक है, इसके आगे वाला शब्द देखो और पीछे वाला देखो, ये बताएंगे कौन सा भरना है। अब यहां पे टू तो आगे है, यू हैव टू मतलब ये काम आपको करना पड़ेगा, तो ये तो एक साथ है, ये नहीं बताएगा। यानी पीछे वाला शब्द देखो, पीछे वाला शब्द है विद, यानी इसमें पीछे वाला शब्द बताएगा मुझे कि क्या आंसर होगा। विद के साथ हमेशा लगता है कंप्लाई, सो कंप्लाई इज द आंसर। अगर आप बोलते हो तुम्हें कंपनी के रूल मानने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे यू हैव टू कंप्लाई विद। एग्री के साथ लगता है टू, तो यहां पे अगर विद की बजाय टू होता तो आप बोलते यू हैव टू एग्री टू द रूल्स ऑफ द कंपनी। आप याद रखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री करते हैं तो यू एग्री विद अ पर्सन, लेकिन अगर आप किसी चीज से एग्री करते हैं तो यू एग्री टू समथिंग। ये आपको याद रखना है। अब यहां पे रूल्स क्या है? कोई चीज है, यानी एग्री विद नहीं, एग्री टू। लेकिन यहां पे एग्री आ नहीं सकता क्योंकि टू नहीं है। और यदि यहां पे विद भी होता तो विद के साथ फिर पर्सन होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछते हैं किसी से क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं, क्या आप मेरे साथ सहमत हैं, तो आप बोलेंगे डू यू एग्री विद मी। लेकिन अगर आप बोलते हैं क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो आप बोलेंगे डू यू एग्री टू माई टॉक्स, या डू यू एग्री टू माई रूल्स। तो आप एग्री विद करते हैं किसी पर्सन से और एग्री टू करते हैं किसी चीज से। अब यहां पे कोई चीज है यानी रूल है, यानी यहां पे एग्री टू होता, विद नहीं होगा। विद में क्या आएगा? कंप्लाई। कंफर्म, कंफर्म मतलब भी होता है एग्री करना, कंफर्म के साथ भी लगता है टू, तो यानी आंसर है कंप्लाई। इस तरह से जब ऑप्शन सेम होते हैं, जब उनके मतलब सेम होते हैं, तो आगे और पीछे वाला शब्द बताता है क्लोज पैसेज के अंदर कौन सा शब्द आएगा। चलिए अब ये बताइए, सेम ऑप्शन है तीन, तुम्हें कंपनी के रूल मानने पड़ेंगे, यू हैव टू डैश टू द रूल्स ऑफ द कंपनी। ऑप्शन है कंप्लाई, कंफर्म और कंफर्म, तो आंसर है कंफर्म टू, कंफर्म के साथ लगता है टू। अगर यहां पे मैं ऑप्शन आपको एग्री दे दूं, तो क्या आप एग्री भर सकते हो यहां पे सेंटेंस में? यू हैव टू एग्री टू द रूल्स ऑफ द कंपनी, यस, एग्री भी पॉसिबल है। चलिए अगला फ्रेजल वर्ब बेस्ड है ये, लेट्स मेक डैश एंड बी फ्रेंड्स अगेन। चलिए दोबारा दोस्ती कर लेते हैं, लेट्स मेक डैश, तो दोबारा दोस्ती करने को क्या बोलते हैं? मेकअप। सो आंसर है सीधा मेकअप। इसमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे शब्द डाल देंगे, लेट्स मेक ऑफ, लेट्स मेक विद, लेट्स मेक आउट, लेट्स मेक ओवर, तो इनके अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब सबका अलग अलग होता है। मेक ओवर का मतलब होता है जब आप अपना हुलिया पलट लेते हैं, उसे बोलते हैं मेक ओवर। मेक आउट का मतलब होता है जब आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं, उसे बोलते हैं मेक आउट। मेक विद, मेक ऑफ, इनके सबके अलग अलग मीनिंग है। मेकअप का मतलब होता है जब आप किसी से दोस्ती करते हैं। ही डैश वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। जिसे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ही डैश वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ, आपके ऑप्शन है ये, ही हु, ही हुएवर, ही हुज या ही हुम। अब देखिए, मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं जिसे भी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जिसे भी को बोलते हैं अंग्रेजी में हुएवर। प्रॉब्लम यह है यहां पे ही ऑलरेडी दे दिया है। अगर मान लो यहां पे ही नहीं होता तो मैं सिंपल बोल देता जिसे भी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, हुएवर वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, लेकिन ही पहले दे दिया, यानी हुएवर तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हुएवर को तोड़ के हम लिखते हैं ही प्लस हु, ही और हु मिलके बनते हैं हुएवर। अब यहां पे ही ऑलरेडी दे दिया, तो यानी यहां पे क्या होगा? हु इज द आंसर। सो आंसर है पहला हु। ही हु बोलो या बोलो हुएवर। अब यहां पे ही ऑलरेडी दे दिया है तो हुएवर नहीं आ सकता, तो क्या बचा? ही प्लस हु, यानी ही दे दिया तो हु भर दो। अगर यहां पे ही नहीं होता तो आंसर होता हुएवर वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। चलिए बताइए, वो चांद को देख रहा है,
ही इज सीइंग द मून, ही इज स्टेयरिंग द मून, ही इज लुकिंग द मून। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है मेंस का। ही इज डैश द मून, ही इज स्टेयरिंग द मून, सीइंग द मून, लुकिंग द मून। तीनों का मतलब ये देखना, सी का मतलब भी देखना, स्टेयर का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना। तो कैसे डिसाइड करें? जब तीनों का मतलब सेम है तो गोल्डन रूल लगाओ। ये मेरा फिल इन द ब्लैंक, आगे और पीछे देखो। यहाँ तो है इज, ही इज सीइंग, ही इज स्टेयरिंग, ही इज लुकिंग, इससे मदद नहीं मिल रही। बाद में शब्द है दा से भी मदद नहीं मिल रही, तो अपना रूल लगाओ। ही इज सीइंग मतलब वो देख रहा है, ही इज स्टेयरिंग मतलब वो देख रहा है, ही इज लुकिंग मतलब वो देख रहा है। तीनों का मतलब ये, आप फंस गए। टिपिकल क्लोज पैसेज क्वेश्चन जिसमें फंस गए। याद रखिए, जब आप किसी को स्टेयर करते हैं तो स्टेयर के साथ एट लगता है। क्या यहाँ पे एट लगा है? नहीं लगा है, यानी स्टेयर तो आ नहीं सकता। आप बोलते ही स्टेयरिंग एट द मून, ही स्टेयरिंग द मून नहीं। इसी तरह लुक के साथ भी हमेशा एट लगता है। क्या यहाँ पे एट लगा है? नहीं लगा, तो आंसर है ए, ही सीइंग द मून। सीइंग के साथ एट नहीं लगता। इस तरह से आपको ऑप्शन निकालने होते हैं, पर इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि स्टेयरिंग और लुक के साथ एट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं मेरी तरफ देखो, तो क्या बोलोगे? लुक मी या लुक एट मी? आप बोलोगे लुक एट मी, क्योंकि लुक के साथ क्या लगता है? एट। स्टेयर के साथ क्या लगता है? एट। चलिए ये बताइए, बहुत कॉमन गलती है ये। क्या बच्चा कुर्सी से गिर गया? क्या बच्चा कुर्सी से गिर गया? डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम चेयर? फॉलन, फॉल्ड, फेल, फेल्ड या फॉल? तो काफ़ी कलरफुल ऑप्शंस हैं, सारे मिलते जुलते, ऐसा लग रहा है कोई भी आंसर हो सकता है। क्या बच्चा कुर्सी से गिर गया? अब आपको अगर रूल पता है टेंसेस के, डिड के साथ हमेशा लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा डिड के साथ। एक बहुत कॉमन गलती बताता हूँ। लोग बोलते हैं आई डिड वेंट देयर, मैं वहां गया था। आई डिड वेंट देयर, ये गलत है। डिड के साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? गो। गो वेंट गॉन, यानी फर्स्ट फॉर्म हो गई गो। तो आप ये नहीं बोलेंगे आई डिड वेंट देयर, आई बोलेंगे आई डिड गो देयर। इसी तरह से डिड लगाए यहाँ पे, डिड के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि फर्स्ट फॉर्म कौन सा है इनमें? क्या फॉलन फर्स्ट फॉर्म है? नहीं। फॉल्ट तो कोई शब्द ही नहीं होता। फेल, फॉल का बन जाता है फेल सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म है फेल। फेल भी आंसर नहीं होगा, फेल्ड तो कुछ होता ही नहीं है, आंसर है फॉल। फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फॉल, फेल, फेल। सो आंसर है डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम चेयर। चलिए इसमें बताइए क्या आएगा। क्या तुमने खाना खाया? डिड यू डैश योर फूड? डिड यू ईट योर फूड? डिड यू एट योर फूड? डिड यू हैड योर फूड या डिड यू हैव योर फूड? क्या आ सकता है अब इसमें? क्या तुमने खाना खाया? खाना, खाना मतलब क्या? ईट या एट। अब यहाँ पे डिड है, डिड के साथ कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यानी कि एट तो गया, क्योंकि ईट, एट, ईटन, यानी एट है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से हैड भी गया, हैव, हैड, हैड, यानी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। मुझे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म दो हैं, ईट और हैव। अब आप खाना क्या करते हैं? हैव करते हैं या ईट करते हैं? खाना खाते हैं, यानी ईट करते हैं। आंसर है डिड यू ईट योर फूड। मान लीजिए अगर इस सेंटेंस में मैं फूड हटा दूं और मैं कर दूं इसे ब्रेकफास्ट, तो क्या आंसर चेंज होगा? अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये दो तो आ ही नहीं सकते, तो ऑप्शन आपके पास दो ही बच गए, डिड और हैव। तो आप ब्रेकफास्ट को क्या करते हैं? ईट करते हैं कि हैव करते हैं? डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट या डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? आप ब्रेकफास्ट को हमेशा हैव करते हैं, तो आंसर हो जाता है हैव। तो बहुत केयरफुल रहना है आपको, आप क्या भर रहे हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट किसी दिन के समय का नाम होता है। ब्रेकफास्ट खाने को नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट बोलते हैं किसी ओकेजन को। ओकेजन को आप खा नहीं सकते, खाने को खा सकते हो। तो फूड लिखा है तो ईट लिखोगे, ब्रेकफास्ट लिखा है तो हैव लिखोगे। अब ये सेंटेंस देखिए, क्या इसमें कोई गलती है? तुम हमेशा यही गलती करते हो। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तुम हमेशा यही गलती करते हो। अब देखिए, इसमें गलती ये है कि जो मिस्टेक होती है आप उसे कभी भी डू नहीं करते, मिस्टेक को आप हमेशा मेक करते हो। तो आप ये नहीं बोलोगे यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, आप बोलोगे यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। मान लो आप अपने किसी दोस्त को बोलते हो करो जितनी मर्जी गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? मेक मिस्टेक्स या डू मिस्टेक्स? आप बोलोगे मेक मिस्टेक्स। जिंदगी में कभी भी मिस्टेक्स करने से डरना नहीं चाहिए, आदमी वही ऊपर जाता है जो मिस्टेक करता है। सो आप बोलोगे मेक मिस्टेक्स इन लाइफ, इट्स ओके, मेक मिस्टेक्स इन लाइफ एज मच एज यू कैन। जितनी मिस्टेक कर सकते हो उतनी करो।
मेक एज मैनी मिस्टेक्स एज यू कैन। चलिए ये बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? मैं 15 ड्रेस पहन के देखूंगा एक खरीदने से पहले। आई विल ट्राई 15 ड्रेसेस बिफोर आई फाइनली बाय वन। अब देखिए, आप ये ड्रेस क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है? पहन के देखना। जैसे आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं, वहाँ ट्राई रूम होता है, यानी आप उसे पहन के देखेंगे। और पहन के देखने को आप ट्राई नहीं बोलते, पहन के देखने को हमेशा बोलते हैं ट्राई ऑन। ये गलती है इसमें। आप बोलेंगे आई विल ट्राई ऑन 15 ड्रेसेस। सिर्फ आई विल ट्राई बोलने से काम नहीं चलेगा, आई विल ट्राई ऑन 15 ड्रेसेस। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि कपड़े पहन लो, तो आप बोलोगे पुट ऑन द स्वेटर। मान लो अगर आप अपने दोस्त को बोल रहे हो स्वेटर पहन लो, तो आप ये नहीं बोलोगे पुट द स्वेटर, आप बोलोगे पुट ऑन द स्वेटर। जब भी किसी चीज़ को पहनते हैं तो आगे ऑन लगा देते हैं, पुट ऑन, ट्राई ऑन, इस तरह से। चलिए बताइए, ही टोल्ड मी टू डैश ऑन अ न्यू ड्रेस। क्या आएगा अब इसमें? उसने मुझे कहा एक नई ड्रेस पहनने के लिए। क्या आप यहाँ वियर लगा सकते हो? वियर मतलब होता है पहनना। क्या आप यहाँ वियर लगा सकते हो? ही टोल्ड मी टू वियर ऑन अ न्यू ड्रेस? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे शब्द चाहिए पहनना, लेकिन वियर के साथ ऑन नहीं लगता। अगर यहाँ पे ऑन नहीं होता तो आंसर हो जाता ही टोल्ड मी टू वियर अ न्यू ड्रेस, लेकिन यहाँ पे ऑन लगा है। और मुझे अब यहाँ ऐसा शब्द चाहिए जिसका मतलब ऑन के साथ मिलके वियर हो, तो वो शब्द है पुट, पुट ऑन। आंसर है ही टोल्ड मी टू पुट ऑन अ न्यू ड्रेस। पुट ऑन का मतलब होता है वियर। इट वुड बी ए गुड आइडिया इफ यू डैश हिज परमिशन फर्स्ट। इसमें क्या भरोगे? इफ यू गॉट हिज परमिशन फर्स्ट या इफ यू गेट हिज परमिशन फर्स्ट? अच्छा होता अगर तुम उसकी परमिशन ले लेते। इसमें गेट भरोगे या गॉट भरोगे? अब इसमें देखिए, पहले ये डिसाइड करो कि ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है। इसमें शब्द है वुड। वुड होता है विल का पास्ट, यानी ये पास्ट टेंस है। तो इसमें आंसर होगा गॉट हिज परमिशन फर्स्ट, ना कि गेट हिज परमिशन फर्स्ट। इट वुड बी ए गुड आइडिया इफ यू गॉट हिज परमिशन फर्स्ट। अगर मान लो इसी सेंटेंस के अंदर मैं वुड की बजाय विल कर दूं तो क्या होगा आंसर? क्या आंसर पलटेगा? ये वुड की बजाय मैंने इसमें विल कर दिया। इट विल बी ए गुड आइडिया। अब ये फ्यूचर टेंस है, ये आने वाला कल है। अब मैं बोल रहा हूं अच्छा होगा, अच्छा होता नहीं, अच्छा होगा अगर तुम उसकी परमिशन ले लोगे तो। यानी इसमें मैं यूज करूंगा गेट, क्योंकि ये हुआ नहीं है, यानी गॉट पास्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इफ यू गेट हिज परमिशन फर्स्ट। चलिए बताइए, मैंने उसके घर पे पिज्जा भिजवा दिया। आई हैड द पिज्जा डैश टू हिज हाउस। डिलीवर या डिलीवर्ड? आई हैड द पिज्जा डैश टू हिज हाउस। अब देखिए, ये एक काफी अच्छा केस है इंग्लिश के अंदर। जब आप किसी पर्सन को हायर करते हो वो काम करने के लिए जो आपका नहीं है, ये पिज्जा किसी के घर पहुंचाना आपका काम तो है नहीं, तो आपने किसी के थ्रू भिजवाया, किसी पर्सन के थ्रू भिजवाया, आप हमेशा यूज करोगे पास्ट टेंस हैड के साथ। तो इसका आंसर होगा आई हैड द पिज्जा डिलीवर्ड टू हिज हाउस। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखिए, द टीचर हैड द स्टूडेंट्स डैश देयर होमवर्क। टीचर ने बच्चों को उनका होमवर्क करवाया। क्या यह काम बच्चों का ही था या किसी और का था? होमवर्क करना बच्चों का ही काम था। इस केस में हैड के साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी बच्चों का ही काम था तो टीचर ने करवा दिया, तो प्रेजेंट यूज करेंगे। आप लिखोगे द टीचर हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क, ना कि कंप्लीटेड देयर होमवर्क। जब आप कोई काम किसी के लिए करवाते हैं किसी से, तो आप यूज करते हैं ये पद्धति हैड के साथ। अगर काम उसका खुद का है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस, और अगर काम उसका नहीं है, उसने किसी को हायर करा है, तो आप यूज करेंगे कंप्लीटेड, यानी कि पास्ट टेंस। चलिए बताइए, तुम्हारे जो क्राइटेरिया हैं वो वैलिड नहीं है। क्राइटेरिया कैसा शब्द है? अब यहां पे इज भरेंगे कि आर भरेंगे? क्राइटेरिया हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन, तो आप बोलोगे यूअर क्राइटेरिया आर नॉट वैलिड। क्राइटेरिया का जो सिंगुलर है वो होता है क्राइटेरियन। ये एक नाउन का क्वेश्चन है। यूअर क्राइटेरिया आर नॉट वैलिड। इसी तरह से शब्द होता है डाटा। जो आप पेन ड्राइव के अंदर डाटा डालते हो, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये पेन ड्राइव के अंदर क्या है? डेटा। अगर मैं बोलूं तुम्हारा डेटा वैलिड नहीं है,
तो क्या बोलूंगा, यूर डेटा इज नॉट वैलिड या यूर डेटा आर नॉट वैलिड। डेटा एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन होता है, डेटा का सिंगुलर होता है डेटम, तो इसमें आप भरोगे यूर डेटा आर नॉट वैलिड। चलिए ये अभ्यास कीजिए। न्यूज बहुत ज्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी कि सच यकीन नहीं हुआ। तो द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू या द न्यूज वॉज सो गुड टू बी ट्रू। अब इसके अंदर ये टू बी ट्रू यानी टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव लगाया हुआ है, और जिसके साथ हमेशा टू आता है, टू के साथ टू आता है, आंसर है टू गुड टू बी ट्रू। और सो के साथ हमेशा दैट आता है। ये आपको याद रखना है, ये एडवर्ब का रूल है। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑलरेडी डैश मैनी ऑटोनोमस पावर्स विच अदर स्टेट्स आर डैश। जम्मू कश्मीर को ऑलरेडी ऐसे ऑटोनोमस पावर मिले हुए हैं जो दूसरे स्टेट्स को क्या, यानी जम्मू कश्मीर ऑलरेडी क्या कर रहा है इन पावर को। तो ऑप्शन है ये, पहला वाला ये देखना है आपको, बार्गेनिंग, डिजर्विंग, एंजॉइंग, यूजिंग या एंश्योर्ड। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एंजॉइंग भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर ये अलग से पावर एंजॉय कर रहा है, या यूज कर रहा है, दोनों ठीक है। लेकिन दूसरे वाला शब्द बताएगा कि ठीक कौन सा है। और आप इसमें कोई और शब्द देख सकते हैं दूसरे राज्यों को, लेकिन अब यहां पे लिखा है विच अदर स्टेट्स आर डैश, दूसरे स्टेट को वो नहीं मिल रहे, यानी दूसरे स्टेट क्या है, अदर स्टेट्स डिनाई, उनको मना कर दिया गया है। सो आंसर है थर्ड। इसमें लिखा है विटनेस, विटनेस का यहां पे कोई चांस नहीं है। हां, अगर यहां पे आप विटनेस लिखते तो विटनेस के बाद लिखते टू, विच अदर स्टेट्स आर विटनेस टू, यानी दूसरे स्टेट सिर्फ विटनेस की तरह देख रहे हैं उन्हें, लेकिन जम्मू कश्मीर असली में यूज कर रहा है उन पावर्स को। अगला अभ्यास के लिए, इन द डैश द यूएस इज डैश इन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द कंट्रोवर्शियल नेशनल मिसाइल सिस्टम। इन द डैश मतलब कुछ समय के अंतराल में, जब दूसरे देश क्या कर रहे हैं, दूसरे देश डिफेंस मिसाइल सिस्टम को रोकने की बात कर रहे हैं, यूएस अपना खुद का मिसाइल सिस्टम चलाने की बात कर रहा है। सो अंतराल में के लिए आप क्या क्या शब्द लगाओगे, इन द मीन वाइल, वाइल, तो इन द वाइल नहीं होता, इन अ वाइल होता है। अगर मैं बोलता हूं मैं तुमसे थोड़ी देर के बाद मिलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल मीट यू इन अ वाइल, लेकिन यहां पे लगा है द, तो वाइल नहीं हो सकता। और मुझे बोलना है अंतराल में, यानी आंसर है फर्स्ट, इन द मीन टाइम द यूएस इज एंगेज्ड in the development of the and deployment of the controversial national mission system. अब ये देखते हैं, if universities in each state adopt the regional language as their dash of instruction, it will severely dash the interstate mobility of student and teacher. पहले इसको वीडियो को रोक के आपको खुद अभ्यास करना है, क्या आएगा। चार ऑप्शन है आपके पास। अगर भारत में हर राज्य रीजनल लैंग्वेज यानी जो उस प्रांत की भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो यूज करने लगा एज देयर डैश ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब आप कुछ बोलते हैं तो उसमें वो क्या है, माध्यम, और माध्यम के लिए शब्द क्या होता है, या तो होता है मोड या होता है मीडियम। तो इसमें कोई ऐसा शब्द चाहिए जिसका मतलब मोड या मीडियम हो। आगे लिखा है इट विल सीवियरली डैश द इंटर स्टेट मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड बैचेस, इससे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसके अंदर यानी फर्क कैसा पड़ेगा, फर्क ये खराब होगा, क्योंकि अगर सारे अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ने लगे तो उससे फर्क खराब होगा, यानी इट विल सीवियरली डेस्ट्रॉय। कुछ इस तरह का शब्द चाहिए जिसका मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाएगी, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखिए, पहला होना चाहिए माध्यम, तो इसमें प्रायोरिटी, वे, एरिया, मीडियम, सेक्शन, तो मीडियम एप्रोप्रिएट लग रहा है। और दूसरे का मतलब होना चाहिए कोई चीज खत्म हो रही है, मतलब अफेक्ट हो रही है। सो इसका आंसर होगा मीडियम और अफेक्ट, यानी थर्ड इज द आंसर। इसी तरह से ये देखते हैं, नेशनलिज्म इज जनरली नॉट अ प्लेजेंट वर्च्यू एंड द वर्ल्ड हैज ग्रोन राइटली डैश ऑफ इट आफ्टर द डैमेज इट हैज डैश। नेशनलिज्म बोलते हैं देशभक्ति को, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है कई बार नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म को एक प्लेजेंट वर्च्यू, एक अच्छा गुण नहीं माना जाता, क्योंकि दुनिया क्या हो चुकी है, इससे डैश हो चुकी है, और क्योंकि इसने बहुत ज्यादा डैमेज, बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। तो तबाही मचाने के लिए शब्द चाहिए मुझे यहाँ पे। तो अब देखते हैं ऑप्शंस, एब्यूजिव, सस्पिशियस, पूरी दुनिया क्या हो चुकी है, इससे सस्पिशियस हो चुकी है, यानी शक की नजरों से देखती है नेशनलिज्म को। अगर कोई जरूरत से ज्यादा देशभक्ति दिखाता है तो दुनिया उसे शक की नजरों से देखती है, तो आप बोलेंगे सस्पिशियस। और बाद में क्या शब्द चाहिए आपको, बाद में वर्ल्ड हैज ग्रोन राइटली सस्पिशियस ऑफ इट आफ्टर द डैमेज इट हैज, डैमेज किया है उसने, इट हैज कॉज्ड, यानी कोई ऐसा शब्द चाहिए आपको जिसका मतलब होगा कॉज। अब याद रखिए, अगर आप सिर्फ एक ही सेंटेंस को देख के भर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए ऑप्शन 5, इसके अंदर कॉज दिया हुआ है, तो आप सोचते हैं कि इसमें कॉज्ड है तो आंसर ये हो गया। आंसर नहीं, जो दोनों मैच करे वो आपको भरना है। तो इसका आंसर होगा इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड का मतलब भी होता है कॉज्ड, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है सेकंड।
चलिए ये अटेम्प्ट कीजिए। आवर मिलिट्री इंटेलिजेंस हैज एनफ डैश ऑन द डैश ऑफ टेररिस्ट हाइड आउट्स। हाइड आउट होते हैं छुपे हुए ठिकाने, तो हमारी मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस है उसके पास एनफ ये है टेररिस्ट के ठिकानों पे। तो टेररिस्ट के ठिकानों पे उनके पास क्या है? इंफॉर्मेशन। और टेररिस्ट के ठिकाने यानी लोकेशन। तो ये एक आसान था, आंसर है फोर्थ। इसी तरह से क्वाइट ए फ्यू बैट्समैन हैव हैड द डैश ऑफ बीइंग डैश विद एक्चुअली द इनकंपेरेबल डॉन ब्रैडमैन। बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें इनकंपेरेबल डॉन ब्रैडमैन के साथ क्या करने का मौका मिला है? कंपेयर करने का। लिखा ही हुआ है इनकंपेरेबल, यानी डॉन ब्रैडमैन से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बैट्समैन हैं जिनको ये सम्मान मिला गया है। तो आंसर होगा यहां पे क्या, किस चीज को क्या सम्मान मिला है उन्हें? हैड दी ऑनर। तो आंसर होगा फिफ्थ, ऑनर और कंपेयर्ड। चलिए ये बताइए, मैं बोल रहा हूं एक कॉपी किताब की दुकान पे जाओ और मेरे लिए कुछ किताबें खरीद के लाओ, मेरे लिए नोटबुक्स और पेन खरीद के लाओ। डोंट गो टू द स्टेशनरी या गो टू द स्टेशनरी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होती है? स्टेशनरी की स्पेलिंग होती है STATIONERY। अगर आप ये ऊपर वाला स्टेशनरी देखते हैं, इसका मतलब होता है रुका हुआ, स्टॉप्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी रुकी हुई है, माई कार इज स्टेशनरी। मैं रुका हुआ हूं, आई एम स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कोई चीज रुकी होना, और स्टेशनरी मतलब कोई चीज कॉपी किताब की दुकान होना। तो आंसर है इनकी स्पेलिंग में, ये वोकैब एरर है। वोकैब एरर भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ही प्रोमिस्ड दैट ही डैश डिलीवर द पार्सल विद इन अ वीक बट ही डैश कीप हिज प्रॉमिस। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो पार्सल डिलीवर कर देगा, लेकिन वो अपना प्रॉमिस क्या नहीं कर पाया। अब देखिए ये सेंटेंस, इसमें अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि ये सेंटेंस कैसा है। ही प्रोमिस्ड यानी वो प्रॉमिस कर चुका था, पास्ट टेंस है, यानी यहां पे जो शब्द आएंगे वो पास्ट आएंगे। उसने प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवर कर देगा, तो ही प्रॉमिस दैट ही विल डिलीवर या ही प्रॉमिस दैट ही वुड डिलीवर। आप जानते हैं ये पास्ट टेंस है और पास्ट में विल चेंज हो जाता है वुड के अंदर, तो इसमें ऑप्शन होगा वुड, और एक ही ऑप्शन है जिसमें वुड है, आंसर है बी। नेक्स्ट, डैश द बैड वेदर आई कांट कम फॉर द वेडिंग। खराब मौसम की वजह से मैं शादी में नहीं आ सकता। खराब मौसम की वजह से, की वजह से के लिए दो शब्द होते हैं, एक तो ड्यू टू और दूसरा ओइंग टू। यहां पे क्या आएगा? ड्यू टू द बैड वेदर या ओइंग टू द बैड वेदर? याद रखिए, ड्यू टू से पहले हमेशा इज, एम, आर, वॉज या वर शब्द आते हैं, और ड्यू टू से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। तो आंसर है ओइंग टू। ओइंग टू द बैड वेदर आई कांट कम फॉर द वेडिंग। क्या आज लड़के फुटबॉल मैच खेलने आए थे? सो डिड द बॉयज टर्न डैश, ये फ्रेजल वर्ब से पूछा गया है। इसमें टर्न के साथ क्या आता है, जिसका मतलब होता है आना, कहीं पे जाना, कहीं पे पहुंचना। टर्न अप, टर्न ऑन, टर्न बैक या टर्न इन। सो इसका आंसर होगा टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। सो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए बच्चे आए थे? डिड द बॉयज टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस? द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। फायरमैन अग्निशमन कार्यालय के जो लोग हैं, दमकल विभाग जो फायर ब्रिगेड के अंदर आते हैं, दे मैनेज टू पुट डैश द फायर, यानी वो आग बुझाने में सक्सेसफुल हो गए। तो इसमें क्या भरोगे? पुट किस चीज का मतलब होता है? आग बुझाना। पुट के साथ क्या शब्द लगता है जिसका मतलब होता है आग बुझाना? पुट अवे, पुट डाउन, पुट आउट या पुट ऑफ? तो इसका आंसर होगा पुट आउट। बहुत कॉमन गलती है ये। पुट आउट द फायर मतलब आग बुझाना, और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज पोस्टपोन करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी मीटिंग 1 घंटा पोस्टपोन कर दी है, आई हैव पुट ऑफ द मीटिंग। और कोई चीज कैंसिल करना, उसे बोलते हैं कॉल ऑफ। तो इन सारे शब्दों में बहुत ज्यादा फर्क है। ये आपको फ्रेजल वर्ब का वीडियो देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये थे कुछ क्लोज पैसेज के केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें मैंने ये कोशिश की है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लोज पैसेज फिल इन द ब्लैंक की प्रैक्टिस कराऊं, और इससे आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप ज़रूरत से ज़्यादा थ्योरी पढ़ें। मैं चाहता हूं आपका एक जो इंग्लिश को देखने का नज़रिया है वो बदले, जिससे आपका इंग्लिश में डर खुले, आपको जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो चेंज हो। इंग्लिश को जिस तरह से आप देखते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और उससे फिर आप खुद ही आप इंस्पायर होंगे और आप आगे मेहनत करेंगे खुद से। आपके अंदर खुद से एक ललक आएगी मेहनत करने की। ये एटीट्यूड मैं आपके अंदर डालना चाहता हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एक सिंपल लेक्चर में बिठा के लेक्चर पढ़ा देना। मैं चाहता हूँ आप खुद इंस्पायर हों, इंग्लिश को आपका डर खुले और इंग्लिश को एक नए नज़रिए से देखें। और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जब भी कोई क्लोज पैसेज मिले, फिल इन द ब्लैंक मिले, आई एम श्योर आपको उसको देखने का जो तरीका है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ होगा, और बाकी फिर आपका अब अभ्यास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।